विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल यदुवंशी हिंदी पर, जहां मैं आज एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। पिछले टॉपिक में हमने वर्ण का अध्ययन किया और वर्ण के प्रकार, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष और उच्चारण स्थान पर चर्चा की, जिसका कि लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रदान कर दूंगा। आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। सबसे पहले संधि के परिभाषा। संधि किसे कहते हैं? संधि तो संधि बहुत सरल टॉपिक है वैसे तो, लेकिन फिर भी हमें देखना है। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो उनके इस मिलने की प्रक्रिया को संधि कहते हैं। जैसे दो वर्णों का मेल, कोई भी वर्ण हो, स्वर अथवा व्यंजन का मेल भी हो जाता है, स्वर से स्वर का मेल भी होता है। इस तरीके से ये जो इनके मिलने की प्रक्रिया है ये संधि कहलाती है। अगर बात करें संधि के प्रकारों की, संधि के प्रकार, तो संधियाँ मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा हमारा है विसर्ग संधि। ये तीन संधियाँ होती हैं। हिंदी अथवा संस्कृत दोनों में इन तीन संधियों का अध्ययन अपेक्षित होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्वर संधियों की। स्वर संधियों की बात करेंगे। सबसे पहले स्वर संधियों में जब दो स्वर वर्णों का मेल होता है, स्वर संधि में दो स्वर वर्णों का मेल होता है। जब दो स्वर वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो स्वर संधि होती है। स्वर संधि होती है। देखिए, स्वर संधि में जो पूर्व का वर्ण होता है, पूर्व का वर्ण अर्थात पहले का वर्ण और बाद के वर्ण को पर वर्ण कहते हैं। जो स्वर संधियां हैं इनमें पूर्व का वर्ण भी स्वर होगा और पर का वर्ण भी स्वर होता है। और व्यंजन संधि में पूर्व का वर्ण स्वर अथवा व्यंजन हो सकता है, लेकिन पर का वर्ण हमेशा व्यंजन होता है। विसर्ग संधियों में पूर्व का वर्ण निश्चित रूप से आपका विसर्ग होगा और पर का वर्ण जो है वो आपका स्वर या व्यंजन दोनों में से हो सकता है। तो इस तरीके से जब स्वर का स्वर वर्ण से मेल हो तो स्वर संधि होती है। इसके 5 भेद हैं, या यूँ कहें इसके 5 नियम हैं। संस्कृत में आप लोगों ने जो है इनके भेदों के नाम पढ़े होंगे, वही यहाँ पर भी कह सकते हैं। स्वर संधि के भेद जो हैं उनमें दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा आपका है अयादि संधि। ये नाम आपको संस्कृत के संधि अध्ययन में देखने को मिलते हैं और हिंदी के संधि अध्ययन में केवल नियम होते हैं और वो नियम जो हैं उन्हीं के आधार पर इनका नामकरण कर दिया गया है हिंदी में भी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दीर्घ संधि के नियम की। दीर्घ संधि के नियम की बात करेंगे। सबसे पहले दीर्घ संधि में जब ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, री के बाद कोई समान स्वर आता है, कोई समान स्वर आता है तो
दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। अब समान स्वर का मतलब यह है कि अगर पूर्व का वर्ण आ है तो पर का वर्ण भी आ या बड़ा आ ही होगा, ठीक। और ये जब दोनों आएंगे एक साथ तो दोनों मिलकर दीर्घ में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका उदाहरण है जैसे विद्या, धन, आलय। तो यहाँ बड़ा आ है और यहाँ पर भी बड़ा आ है, दोनों जब मिल जाएगा तो बड़ा आ ही होगा, तो इसलिए ये आपका हो जाएगा विद्यालय। वैसे ही और उदाहरण है आपके पुस्तक, धन, आलय। यहाँ पर छोटा आ है। वर्णों के परिचय में मैंने आपको बताया था कि कोई भी वर्ण जो है अगर उसमें से उसका खंड किए जाएं तो वो स्वर की सहायता से ही व्यंजन वर्ण बोले जाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा पुस्तक, धन, आलय। यहाँ छोटा आ है, यहाँ बड़ा आ है, दोनों मिलकर के हो जाएगा पुस्तकालय। इस तरीके से और भी बहुत से नियम हैं और माफ़ कीजिएगा बहुत से उदाहरण हैं। विद्या, धन, अर्थी, विद्यार्थी। गिरिधन, इंद्र, गिरीन्द्र। गिरिधन, ईश, गिरीश। और उसके बाद भानुधन, उदय, भानुदय। पृथ्वी धन, ईश, पृथ्वीश। तो ये आपके जो है दीर्घ संधि के नियम हैं। दूसरा हम बात करेंगे गुण संधि की। गुण संधि की बात करेंगे। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ई, उ, री आता है तो आ धन ई बराबर ए, आ धन उ बराबर ओ, आ धन री बराबर अर हो जाता है। आ और ई का मिलना ही गुण संधि कहलाता है। और इसमें जो उदाहरण है वो है देव, धन, इंद्र। यहाँ आप देख रहे हैं कि छोटा आ है और छोटी ई है, दोनों मिलकर के ए हो जाएंगे। और जब ये दोनों मिलेंगे तो यहाँ तक वहाँ तक जो है यही है। और उसके बाद जब ये दोनों मिले तो ए के स्थान पे उसकी मात्रा हो जाएगी देवेंद्र। वैसे ही रमा, धन, ईश। तो यहाँ रा और मा और उसके बाद आ और ई मिलेंगे तो ए की मात्रा हो जाएगी और सा, रमेश। रमा, धन, ईश बराबर रमेश। महाधन ऋषि बराबर महर्षि। देवधन ऋषि बराबर देवर्षि। महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। चंद्रधन उदय बराबर चंद्रोदय। देवधन ईश बराबर देवेश। अन्य बहुत सारे उदाहरण हैं। अब अगला हमारा है वृद्धि संधि। हमारा है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में ये उसी के आगे का स्टेप है। वृद्धि संधि गुण संधि के आगे का ही एक स्टेप है। इसमें ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद पिछली वाली संधि में हमने देखा कि ई, उ, री आए तो यहाँ पर ए, आए, ओ आए तो, इसलिए मैंने इसे कहा कि ये गुण संधि के आगे का स्टेप है, ठीक। तो ह्रस्व दीर्घ आ के बाद ए, आए, ओ आए, औ आए तो दोनों के स्थान पर दोनों मिलकर आ धन ए बराबर ए, आ धन ओ बराबर औ। और इसी तरीके से आ धन ए बराबर भी ए ही होगा और आ धन औ बराबर भी औ ही होता है, ठीक। इसके उदाहरण है, इनके उदाहरणों में लिखेंगे एक धन एक बराबर एक, है ना। उसके बाद
और उदाहरण है आपके नव धन ऐश्वर्य। नव धन ऐश्वर्य ये हो जाएगा नवैश्वर्य। इसी तरीके से और उदाहरण मैं आपको बता दे रहा हूँ। सदा धन एवं सदैव, महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य, उसके बाद परम धन औषधि परमौषधि। तो ये आपके वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। अगला आपका है यण संधि। अगला आपका कौन सा है? यण संधि। यण संधि की बात करेंगे। यण संधि में ध्यान देंगे, जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ री ली, वैसे संस्कृत का वर्ण है ये, इसकी चर्चा ज़्यादा हिंदी में नहीं होती है, फिर भी के बाद कोई असमान स्वर आए तो, असमान स्वर आए तो, असमान स्वर आए तो, ई के बाद असमान स्वर आएगा तो ई का या हो जाता है, और अगर इसके बाद कोई असमान स्वर आए तो वह हो जाता है ई का या ऊ का, माफ़ कीजिएगा, ऊ के बाद असमान स्वर आए तो यहाँ पे वाह, और री के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो यहाँ असमान स्वर लिख देते हैं, तो ये रा हो जाएगा। और री के बाद असमान स्वर आने पर ला हो जाता है। अब इसके उदाहरण हम लोग देखेंगे। इसके उदाहरण है सु धन आगत। तो यहाँ छोटा ऊ है और यहाँ असमान स्वर यानी कि बड़ा आ है, तो इन दोनों के मेल से यहाँ पे वाह हो जाएगा। तो जब इसको जोड़ेंगे तो इस तरीके से कुछ हो जाएगा, ठीक। वैसे ही प्रति धन एक, यहाँ छोटी ई है, यहाँ ए है, तो इन दोनों का मेल जो है क्या हो जाएगा? या हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा प्रत्येक, इस तरीके से। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें अति धन उत्तम, अति उत्तम, पितृधनादेश, पित्रादेश, ठीक। और उसके बाद यदि धन, अपि, यद्यपि आदि जो है अन्य इसके उदाहरण है। अगला और स्वर संधि का जो अंतिम नियम है वो है अयादि स्वर संधि या अयादि संधि का। देखिए अयादि संधि, अयादि संधि, अयादि संधि में जब ए ओ के बाद असमान स्वर आए तो, जब ए के बाद असमान स्वर आए, ए के साथ साथ आए और औ भी, ठीक है ना, क्योंकि ये एच प्रत्याहार होता है जिसके अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। जब ए, ऐ, ओ और औ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ए असमान स्वर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऐ, और उसके बाद असमान स्वर, असमान स्वर, तो यहाँ आए, इस तरीके से ओ धन असमान स्वर, असमान स्वर, तो यहाँ पर औ के बाद अगर असमान स्वर आएगा तो आपका आ हो जाता है। तो ये नियम रहा अयादि संधि का। इसके उदाहरण देख लीजिए। इसके उदाहरण है, इसे देख लीजिए ध्यान से। उसके बाद उदाहरण देखिए। उदाहरण में ने धन अन, ने धन अन, यहाँ पर ए है और उसके बाद आ है, तो यहाँ पर जो है
माफ़ कीजिएगा, ये सिंगल मात्रा है, ए है, क्योंकि जब यहाँ 2 मात्राएं होंगी तब ए होगा। तो इसका जो है हो जाएगा मिल करके आए। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ना, और ये ना आधा हो गया, जब यहाँ से मात्रा निकली तो ये आधा हुआ, और इसका आ यहाँ पर जब जुड़ेगा तो ये पूरे ना में परिवर्तित हो जाएगा। फिर उसके बाद ये या यहाँ आ जाएगा, और ये इस तरीके से नयन, पो धन अन। अब यहाँ पो धन अन, ओ और आ मिल करके आओ हुए हैं, तो हो जाएगा ये पा और वा ना, पवन। वैसे ही नय धन अक बराबर ये इस तरीके से है। और ये जब दोनों मिले तो हमने देखा कि ये आय होगा। तो ना पे आ की मात्रा ना, और या का नायक। वैसे ही पौ धन अक ते हो जाएगा पावक। इस तरीके से ये आयादि संधि। और एक आध उदाहरण है, श्रव धन अन श्रवण, ठीक है, शे धन अन शयन, और आपके इस तरीके के और भी उदाहरण आपको मिल जाएंगे। चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग व्यंजन संधि के नियमों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद सभी का। और सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि जो लोग नियमित रूप से व्याकरण की क्लासें ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, और आप लोग भी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।